Hello students, today we are going to study about the properties of parallel lines। ठीक है, आप लोगों ने जो है इसके पिछले वाले क्लास में यहाँ लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है। लाइंस, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सब जान चुके हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पैरेलल लाइंस। आपको अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं। हम पैरेलल लाइन किसे कहते हैं बच्चों? व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइंस, we can say that two lines are parallel। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि two lines parallel होंगी if they lie in the same plane। अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन पर बनी हो, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि दोनों लाइन एक ही प्लेन पर बनी होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, डिस्टेंस between them should be equal, is equal लिख देते हैं, is equal at each या every point, at each point। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल किस कंडीशन में होंगी? अगर वे एक ही प्लेन पे हो। सपोज हमारा प्लेन यही है, ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, इस पर दो लाइन आपस में बनी हुई, एक लाइन ये है L और दूसरी लाइन है ये है। ये एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? फर्स्ट कंडीशन को दे लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, तो एक ही प्लेन पे है हमारी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल एट ईच पॉइंट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब सपोज ये डिस्टेंस है h1। डिस्टेंस हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक है, जो राइट एंगल बनाए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लीजिए h2, यहाँ ले लेते हैं डिस्टेंस मान लीजिए h3। तो कंडीशन क्या है कि ये डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल एट ईच पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे दे, मान लीजिए पॉइंट ए पर देख रहे हैं, सी पर देख रहे हैं, बी पर देख रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे इनका जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच में, ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ से h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h3, मतलब ये दोनों लाइन के बीच का जो गैप है, बीच का जो डिफरेंस है, ये इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारी लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। ठीक है, जरूरी नहीं है पैरेलल लाइन आपका हॉरिजॉन्टल बना हो। ठीक है, वर्टिकल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भी लाइन पैरेलल है। क्या होगा? सपोज ये ऐसे बना, L, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इसके अलावा अगर ये स्लैंट बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है L, इस कंडीशन में भी ये लाइन पैरेलल होंगी। अब पैरेलल लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस प्रकार के सिंबल से। ठीक है, आगे से मैं ऐसा सिंबल यूज करूंगा तो समझ लीजिएगा पैरेलल। जैसे यहाँ पे L पैरेलल M था, तो हम लिख सकते हैं L पैरेलल। ठीक है, क्लियर हुआ पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए जो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच, उसको पढ़ने के लिए पहले हम जान लेते हैं एक नया टर्म जो कि होता है ट्रांसवर्सल। क्या होता है? ट्रांसवर्सल। अब ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल। इफ अ लाइन नॉट पैरेलल टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन की पैरेलल नहीं, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आपने दो पढ़ा है, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन किसी भी जगह पे आके मिल जाती है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो इफ अ लाइन drawn from any distinct point that cuts the given parallel line at two different points, then it is known as transversal। ये आपकी पैरेलल लाइन है। सपोज ये आपकी क्या है? पैरेलल लाइन है M और L। सपोज यहाँ पे एक लाइन हम बाहर से यहाँ से ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देंगे ये, और इसको ले लेते हैं T। ठीक है, ट्रांसवर्सल था तो टी लिख दे रहे हैं, आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है, टी लिख दे रहे हैं।
अब टी क्या कर रहा है, इन पैरेलल लाइन को दो अलग अलग प्लेस पे काट रहा है। देखो एल को यहाँ पे मान लीजिए ओ पे कट कर रहा है, यहाँ एम को पी पे कट कर रहा है। यही टी क्या है, ट्रांसवर्सल। ये टी क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल समझ गए। यहीं से हमारी शुरू होती है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे, तो यहाँ पे बच्चों कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। उन्हीं एंगल के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आगे की क्लासेस में भी ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो सपोज हमारे पास वी हैव टू पैरेलल लाइंस। ये है एक पैरेलल, एक लाइन L है और इसके पैरेलल कोई लाइन है यहाँ पे M। L था और इसके पैरेलल कोई लाइन है M और इसे कोई ट्रांसवर्सल ये है ठीक है, कट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे। तो एंगल को ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज हम लिख सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैटर नहीं है, वेरिएबल ही है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल 1, यहाँ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं कहाँ पे, इफ a pair of parallel line, if we have a pair of parallel line and its transversal। अगर हमारे पास एक पेयर है पैरेलल लाइन का जो कि L और M है, L पैरेलल M है और इसके अलावा इसका क्या दिया हुआ है, एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, इन्हीं एंगल्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग और इन्हीं से रिलेटेड थियरम भी पढ़ लेते हैं और फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 बन रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास एंगल मिलता है वो क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्या मिलता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बच्चों, एक ही तरफ बनने वाला है। जैसे अगर ये लाइन L और M देखते हैं आप, तो लाइन के आप देखिए पहले राइट साइड, लाइन के किस साइड देखिए, राइट साइड। और राइट साइड देखने के बाद दो एंगल बने, एक लाइन के ऊपर बना हुआ है, एक लाइन के नीचे बना हुआ है। तो एक ही साइड और एक ही डायरेक्शन में भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन। तो राइट साइड देख रहे हैं, राइट साइड एंगल बन रहा है 1, 4, 5 और 8। 1 लाइन के ऊपर है, 4 लाइन के नीचे, तो इसे नहीं लगे। लाइन के ऊपर 1 है, यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या है 5, यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या है 1 और यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या है 5। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक ही साइड में, एक ही वर्टिकल के एक ही साइड में डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। ठीक है, और इनका सिचुएशन भी सेम रहना चाहिए, इनका लोकेशन भी सेम रहना चाहिए। ठीक है, लाइन के लेफ्ट साइड है, लाइन के ऊपर, सॉरी लाइन के राइट साइड है और लाइन के ऊपर। तो एंगल 1 लाइन के राइट साइड, लाइन के ऊपर, एंगल 5 लाइन के राइट साइड, ऊपर। ये हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5। चलिए, क्या और भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं है। 4, 8 दोनों राइट साइड है, लाइन के नीचे है, तो हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8। और क्या, इस साइड देखते हैं लेफ्ट वाला एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। और क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये एंगल क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। एक ही साइड पे हो, एक ही पोजीशन पे। एक लाइन के राइट साइड है तो दूसरा भी लाइन के राइट साइड होना चाहिए, एक लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी लाइन के ऊपर है, एक लाइन के नीचे है तो दूसरा भी लाइन के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक लाइन और खींच देते हैं, एक यहाँ खींच देते हैं यहाँ, तो यहाँ पे 9 बन रहा है, तो ये भी है। ठीक है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल में है। चलिए, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इसी में करेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल को हम 2 भाग में बांटेंगे, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर और एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर।
ठीक है, दो भाग में बांटेंगे, इंटीरियर स्पेलिंग में गलती हो रही है, इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? जो अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं। यहाँ देखिए, लाइन को देखिए ध्यान से, तो ये 2 और 1 तो बाहर गए, 7 और 8 बाहर आ गए, 3, 6, 5 और 4 ये इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो इसे हमने पहले ही कहा 2 पार्ट में करेंगे। तो पहला तो करेंगे अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर को मैं INT लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों क्या चीजें हैं? अल्टरनेट इंटीरियर मतलब एक को अल्टर देके, एक को छोड़ के करना है। ठीक है, तो 3 जैसे हो गया, 4 को छोड़ देना है, 5 ले लेना है। अगर इधर से कर रहे हैं तो 3 ले लिए, 6 को छोड़ दीजिए, 5। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बच्चों इसके लिए आपको हमेशा इस टाइप का फिगर बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर के लिए हमेशा इस तरह टाइप का फिगर बनेगा। ऐसे बन सकता है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ऊपर भी बन सकता है। यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन अगर ऐसी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बन सकता है ये एंगल, ये। ठीक है, ये इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए फिगर में देख के देखिए, यहाँ पे ऐसे बना रहा है, यहाँ पे ये वाला फिगर मिल रहा है। ठीक है, 3 और 5 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 3 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और देखिए इधर साइड, इस साइड देखिए ऐसे घूम के ये बन रहा है 4 और 6, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव क्या होता है? इसमें छोड़ना नहीं, अल्टर नहीं कर देना है। ठीक है, लगातार करना है, कंटिन्यू। तो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 ये कंटिन्यू है। ठीक है, लेकिन हम लेते कहाँ पे हैं? एक ही साइड के। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड। तो 3 और 6 सेम साइड है। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 6 consecutive interior angles of same sides। लाइन के इस साइड, और लाइन के इस साइड क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 5। consecutive इंटीरियर एंगल को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? को इंटीरियर। याद रखिएगा, को इंटीरियर बोलते हैं। consecutive इंटीरियर एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये कुछ एंगल फॉर्म हुए। उसके अलावा एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म होता है, वहां पर भी हमारा जो है बेसिक टर्म है उससे भी रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, लेकिन अभी क्लास 7 में नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वो भी इसी पर आधारित है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास? 1 है और 2 है, यहाँ 7 और 8 है। अल्टरनेट क्या होगा? 2 के बाद 7 छोड़ देना है 8, ये 2 और 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। सेम इंटीरियर की तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या है? 1, 8 को छोड़ देना है, 7 ले लेना, 1 एंड 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और इन्हीं पर आधारित, इन्हीं 3 पॉइंट्स पर जो है हमारे पास बच्चों 3 थियरम्स हैं। पहला है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर लाइन पैरेलल हैं, इफ L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल। अगर लाइन L और M पैरेलल है और T कोई ट्रांसवर्सल है, तब क्या होता है? फर्स्ट थियरम है हमारे पास, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। याद कर लीजिए, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड T इज ट्रांसवर्सल, कोई भी ट्रांसवर्सल रहेगा, कोई भी वेरिएबल का ट्रांसवर्सल रहेगा, देन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था? एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 8। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल
6, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 7। मतलब इस साइड बनने वाले लाइन के ऊपर के एंगल, लाइन के नीचे के एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे कब, अगर लाइन पैरेलल हो। और थर्ड वन है को इंटीरियर एंगल, जिसे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो को इंटीरियर एंगल, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे। सम ऑफ को इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स मेजर होगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे, ये 3 और 6 इक्वल नहीं होंगे। एक ही साइड बनने वाले एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही साइड बनने वाले एंगल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। मीन्स ये कैसे एंगल होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई कोइंसिडेंस। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये क्लियर हो गया सारा। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो फिर से बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इन्हीं पे रिलेटेड। ये थ्योरम लर्न रखिएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल if two lines are parallel to each other, ठीक है, and any transversal cut them at two distinct point. Alternate interior angles are equal कब, when lines are parallel. Sum of co-interior angle is equal to 180 degree कब, when lines are parallel. ठीक है, यहाँ पे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, हमें एक फिगर दे दिया गया है क्वेश्चन में। सपोज वी हैव अ फिगर, ठीक है, लाइक दैट दिस वन। ये एक हमें फिगर दे दिया गया है और इस फिगर का कोई एक ट्रांसवर्सल बना दिया गया है ऐसे। मान लीजिए ये है P, ये है Q और ये R इसे कट कर रहा है अलग अलग प्लेसेस पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं दिया है, किस जगह कट कर रहा है ये नहीं दिया है। ठीक है, और इसमें दिया है यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हमें एक चीज दिया हुआ है, पहले तो ये दिया है कि P पैरेलल है Q के, यहाँ P की जगह LM भी लिख के आ सकता है। ठीक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड R इज ट्रांसवर्सल, R इज ट्रांसवर्सल। P पैरेलल है Q के और R ट्रांसवर्सल है। वहां पे क्या लिखते थे, L पैरेलल था M के, T ट्रांसवर्सल, वहां पे LMT लिखा रहता था ना। आपको LMT नहीं लर्न करना है, कोई भी वेरिएबल दे सकता है, LMT में नहीं लर्न कीजिए। ठीक है, कोई भी वेरिएबल दे सकता है। P Q R हमने लिख लिया, इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ LM दिया है सर, तो बताए P पैरेलल Q। भाई P पैरेलल Q वहाँ कहाँ मिलेगा, L और M में कहाँ मिलेगा P पैरेलल Q, तो वहाँ पे दिया रहेगा L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्स। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन हमें और दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, एंगल 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। We have to find the measure of each angle given in the figure। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है find the measure of angle 3, 6 and 8। तो 3, 6 और 8 का निकालेंगे वहां पे। यहाँ पे हमें किसका निकालना है, सभी का निकालना है। We have to find the measure of each angles in the given figure। तो एंगल 2 भी निकालना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी का मेजरमेंट निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या हम एंगल 2 को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ याद आ रहा है इससे, इस फिगर को देखने में कुछ याद आ रहा है। मान लीजिए आप बना दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने अभी पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स।
तो ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस फिगर को देख के कुछ याद आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है, याद कर लीजिए। These angles are linear pair। ये एंगल क्या है? लीनियर पेयर है, और इनको ऐड करने पे क्या आता है? लीनियर पेयर को ऐड करने पे क्या आता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर के एंगल को ऐड करने पे आता है। लीनियर पेयर्स आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो हमें पता है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखिएगा, इसी पे मार्क्स हैं आपके। क्यों? लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 का मेजरमेंट हमें दिया है 45 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 45 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 45 ट्रांसपोर्ट करके इधर माइनस 45 डिग्री, माइनस कर लीजिए 135 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 2 का मेजरमेंट आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मिल गया हमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल गया, एंगल 2 का मेजरमेंट आ गया। 3 4 5 6 7 8 अब निकालना है। देखिए एंगल 1 अगर हमें मिल गया है तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 3 है। लाइन साइन एंगल्स में ही आपने पढ़ा था, ये लाइन ऐसे कट करेगी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 1 के इक्वल 3 आएगा और 2 के इक्वल 4 आएगा। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 के इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 और 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। क्लियर है? अगर नहीं है तो यहां से निकालिए। 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। करेस्पॉन्डिंग जो अभी पढ़े हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? एंगल 5। क्यों आएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यहां से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सही है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? एंगल 5। क्यों आएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों लाइन की साइड है। देखिए P पैरेलल Q एंड R इज ट्रांसवर्सल। P पैरेलल Q एंड R इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 1। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 5 की वैल्यू मिल गई। एंगल 5, अच्छा फिर P पैरेलल Q एंड R इज ट्रांसवर्सल। P Q के पैरेलल है और R क्या है? P Q पैरेलल है, R क्या है? ट्रांसवर्सल। यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अभी पढ़े हैं ऐसा, इस टाइप का फिगर पढ़े हैं, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल को छोड़ के बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3 की, ठीक है। जो आपके दिमाग में जल्दी आए उसी को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 1 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 की वैल्यू हमें दी गई है 45 डिग्री, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री। उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम कंडीशन, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो जाएगा हमारा 135। अभी हमने 2 निकाला है 135 डिग्री, तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 135 डिग्री। चलिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों होगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 क्यों होगा? बिकॉज P पैरेलल Q एंड R इज ट्रांसवर्सल। तो ये कैसे एंगल हुए? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 कितना था हमारा? 45 डिग्री। एंगल 5 निकल गया। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। P पैरेलल Q R इज ट्रांसवर्सल, एक ही तरफ बन रहा है। 6 और 2 एक ही तरफ बन रहा है ना, 6 और 2 तो एक ही तरफ बन रहे हैं, लाइन के ऊपर है दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 2 की वैल्यू आई है हमारी 135 डिग्री। एंगल 2 आ गया 1 2 3 4 5 6। अभी 7 8 बचा है, तो 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 इज इक्वल टू 3 लिख दीजिए करेस्पॉन्डिंग एंगल से, अदरवाइज 7 इज इक्वल टू 5 लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट है, दोनों सही है। तो एंगल 7 इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं एंगल 3, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग 3 की वैल्यू आई है 45 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? एंगल 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 की वैल्यू क्या आई है? 135। तो हमारे सारे एंगल निकल गए। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सारे एंगल 1 to 8 निकल गए।
मान लीजिए ये मेजरमेंट नहीं दिया है, एंगल 1 का मेजरमेंट ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन हम जरा सा चेंज कर देते हैं। ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल 1 को बताया है कि ये है 2x + 5 और इस वाले एंगल को बता दिया है 3x -5। ये एंगल दिया है 2x + 5 और ये वाला एंगल दे दिया है 3x - 5। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू इन द गिवन फिगर P पैरेलल Q and R is transversal. Measurement of angle 1 is equal to 2x + 5 and measurement of angle 2 is equal to 3x - 5। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए एंगल 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें एंगल 1 मिल जाएगा। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमारे पास है क्या इन्फॉर्मेशन, क्या एंगल 1 की वैल्यू दी गई है, वेरिएबल में ही दी गई है लेकिन दी गई है, एंगल 1 की वैल्यू दी गई है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2x + 5 और 2 की वैल्यू दी गई है 3x - 5। ये दोनों दिए गए हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों होगा, अभी पढ़े थे, लीनियर पेयर है। 1 की वैल्यू क्या दी गई है 2x + 5, 2 की वैल्यू क्या दी गई है 3x - 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। चलिए ब्रैकेट हटा के ऐड कर देते हैं, 2x + 5 प्लस 3x - 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 7 दे सकता है या 8 दे सकता है, ठीक है, तो उसमें कैंसिल नहीं होगा, फिर वो नंबर कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होके RHS में चला जाएगा। चलिए 2x और 3x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपन 5 से काट दीजिए, 5 3 जा 15, 5 से x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है हमारा 2x + 5 यानी 2 * x की जगह पे 36 + 5, ये हो गया 72 + 5, आ गया हमारे पास 77 डिग्री। एंगल 2 को निकालने के लिए आप 180 में से एंगल 1 माइनस कर देंगे तब भी निकल जाएगा और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तब भी निकलेगा, आएगा सेम। एंगल 2 इज इक्वल टू हमारे पास है 3 * 36 - 5 108 - 5 आ गया हमारे पास 103 डिग्री। देखिए अगर 180 में से 77 माइनस करते तब भी यही आता, 103 डिग्री ही आता। ठीक है, दोनों तरीका से ही किसी भी तरीके से लगा लीजिए। उसके बाद हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे। We have to find only measurement of angle 5, angle 8, angle 8 के पहले एक और ले लेते हैं। Suppose we have to find angle 3, angle 5 and angle 8। केवल ये 3 एंगल फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, सारे एंगल नहीं निकालने हैं, आप 3 निकालना है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड एंगल 3, 5 and 8। तो एंगल 3 तो हमें मिल जाएगा इजीली। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 1, क्यों होगा वर्टिकली अपोजिट है। ये लाइन इस लाइन को कट कर रही है, अपोजिट एंगल्स बन रहे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 कितना है, एंगल 1 77 डिग्री वाला आंसर आ गया। एंगल 5 निकालना है, तो एंगल देखो 5 और 3 ये ऐसा जेड जैसा बना रहे हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 3, क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, तो ये भी आ गया 77 डिग्री। एंगल 8 डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, एंगल 8 4 का करेस्पॉन्डिंग है, 2 का एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर वाला लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक्सटीरियर एंगल भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल, याद करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी से निकालते हैं। पहले तो देख लेते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 जो कि है 103 डिग्री। क्यों होगा ये वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। और एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 4, लाइन के नीचे 8, लाइन के नीचे 4, लाइन किस तरफ है, लाइन के राइट साइड है, ये भी लाइन के राइट साइड है, लाइन के नीचे है, लाइन के नीचे है। 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, 4 जो कि हमारा, अच्छा ये क्यों हुआ है, कारण जरूर देना है, कारण जरूर लिखना है बच्चों। ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये आ गया 103 डिग्री, ठीक है। यही तो पूछा था, एंगल 3, एंगल 5 एंड 8, 3 निकल गया हमारा, 5 निकल गया, 8 निकल गया। ये 4 नहीं पूछा था, 4 हमने निकाला क्यों, 8 को फाइंड करने के लिए, एंगल 8 को फाइंड करने के लिए हमने 4 निकाला, ठीक है। और इसमें क्या दे सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, सपोज ये एंगल भी नहीं दिया हुआ है, ये दोनों एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल 1 और 2 नहीं दिया हुआ है, और इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज 3:5 ऐसा दे दिया है, या 2:3 ऐसा दे दिया है। तो वहां पे आप एज्यूम कर लेंगे, लेट एंगल 1 बी, रेशियो से, रेशियो सपोज 2:3 दिया हुआ है ऐसा, तो क्या करेंगे, लेट एंगल 1 बी 2x एंड एंगल 2 बी 3x। एंगल 1 को 2x मान लेंगे, एंगल 2 को 3x मान लेंगे, 2x और 3x जोड़ देंगे, क्या आएगा, लीनियर पेयर बनेगा, 5x = 180, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो जो जो एंगल पूछा रहेगा वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दे सकता है, इफ द consecutive angles formed between two parallel lines when a transversal intersect them are in the ratio 5:7। मान लीजिए consecutive इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दे देता है, ये दे देता है, ये और ये, या फिर ये और ये, यही है ना consecutive इंटीरियर एंगल, जो को इंटीरियर होते थे, को इंटीरियर यही है। तो यहाँ पे अगर जो है एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और 6 ऐसे नहीं लिखा रहेगा कि जो एंगल 3 और एंगल 6 है, क्वेश्चन आपका पूरा रहेगा, if two lines are parallel and a transversal cut them or intersect them at two distinct points and consecutive interior angles formed by doing so, दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और इसके बाद उन दोनों मतलब लाइन के बीच जो इंटीरियर एंगल है, और वो भी कैसे, कॉन्जिक्यूटिव, अल्टरनेट नहीं, कॉन्जिक्यूटिव यानी को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका रेशियो 5:7। तो फिगर इसी टाइप से फॉर्म होगा बच्चों, और उसमें यहाँ पे ये दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ये 3 है, ये 6 है, इस 3 और 6 का, यहाँ 3 और 6 वहां मत लिखिएगा, वहाँ x और y लिख लीजिए, ठीक है। या जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ये रेशियो है 5:7। तो मान लेंगे एंगल, ये फर्स्ट इंटीरियर एंगल भी 5 से लेंगे तो 5x, इसे 5x मान लेंगे, ठीक है। और सेकंड को यहाँ से तो 7x मान लेंगे। लेट द consecutive इंटीरियर एंगल्स बी 5x एंड 7x। तो 5x और 7x को ऐड करेंगे, कितना आएगा 180। थियरम जो थर्ड मैंने बताया था, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स मेजर्स 180 डिग्री। 5x + 7x कर देंगे 180, x की वैल्यू आ गई, x की जब वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपको एंगल 3 मिल जाएगा 6। इसके बाद सारा एंगल निकालने का प्रोसेस आपके पास, ठीक है। तो बच्चों प्रोसेस समझना है, क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस समझ लेना है। प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन करेगा हम सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वे दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 60 और यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 10, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट है, तो 2x + 60 = 3x - 10 कर दीजिएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू रखेंगे इसमें, ये एंगल मिल गया, सारा एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।